हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित वीडियो का जो री एग्ज़ाम है 2018 में हुई भर्ती परीक्षा जो निरस्त हो चुकी थी, उसका आयोजन 19 जून को हो रहा है। इससे संबंधित हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। हमारे इस चैनल पे आप लगातार प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुका है। आज से हम शुरू कर रहे हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हिंदी के प्रैक्टिस सेट में हम 50-50 प्रश्नों को डेली करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न जो होंगे, जो जितने भी टॉप पब्लिकेशंस हैं, जैसे आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है यूथ कंपटीशन का है। इसके बाद हम करेंगे जैसे अरिहंत का पब्लिकेशन का है प्रैक्टिस सेट, उसको करेंगे। यानी जितने भी टॉप मोस्ट सक्सेसफुल पब्लिकेशंस हैं उसके हम प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे, वो भी बिना किसी चार्ज के, एकदम निःशुल्क। एग्ज़ाम के दिन तक आपको प्रैक्टिस सेट कराने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। लगातार टेस्ट देने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ये जितने भी प्रश्न होंगे ये सभी यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों पर आधारित होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाए जा रही है? तो भारत की घुन की तरह खाया जा रही है, इसमें आप देखिए अशिक्षा। भारत में शिक्षा बहुत है, शिक्षित बेरोजगार भी बहुत हैं। गरीबी की समस्या तो है ही, महंगाई की भी समस्या है। लेकिन गरीबी और महंगाई का प्रमुख कारण क्या होता है? बेकारी। बेकारी कह सकते हैं या फिर बेगारी कह सकते हैं। यानी जिनके पास करने को कोई काम ना हो, या फिर ऐसे लोग जो कोई काम करना ही ना चाहते हैं, उन्हें बेकार कहा जाता है। बेकारी भी जैसे दो तरीके से होती है। एक तो ऐसी होती है कि आप किसी भी चीज़ का लेकर शिक्षित हैं, जैसे आपने बीटीसी कर लिया है, बीएड कर लिया है। अगर आप जो है प्राइवेट जॉब भी नहीं पा रहे हैं, सरकार जो है वैकेंसी नहीं निकाल रही है, तो आप जो है दूसरों द्वारा बनाए गए बेकार हैं। यानी आपको बेकार बनने पर मजबूर किया गया है। एक बेकारी होती है जब कोई ना ही पढ़ाई करता है ना ही नौकरी के लिए जाता है। अशिक्षा। भारत में शिक्षा बहुत है, शिक्षित बेरोजगार भी बहुत हैं। गरीबी की समस्या तो है ही, महंगाई की भी समस्या है। लेकिन गरीबी और महंगाई का प्रमुख कारण क्या होता है? बेकारी। बेकारी कह सकते हैं या फिर बेगारी कह सकते हैं। यानी जिनके पास करने को कोई काम ना हो, या फिर ऐसे लोग जो कोई काम करना ही ना चाहते हैं, उन्हें बेकार कहा जाता है। भारत की प्रमुख समस्या है, आप इस गद्यांश में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए बेकारी जो है वास्तविक जो है समस्या है। दूसरा प्रश्न है, उसको देखते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है? जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है इसमें किसका अभाव है? तो जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, आप देखते होंगे ये ज़्यादातर पुस्तकीय ज्ञान पर चलती है, दुनिया भर के प्रयोगों पर चलती है। लेकिन जो जिस समाज का है उसके व्यवहारिक प्रयोग ज्ञान पर आधारित नहीं होती है। अगर शिक्षा व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित हो जाए, लोगों को वही शिक्षा दी जाए जो उनके लिए बेहतर हो, उनके रोजगार के लिए कार्य करें, उनके हस्तकला पर आधारित हो। तो जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा जो है हस्तकला पर आधारित होनी चाहिए और एक रोजगार के लिए पुख्ता जो है इंतजाम होनी चाहिए उससे संबंधित। तो आज की शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा जो अभाव है ये है व्यवहारिक ज्ञान। आप इसको गद्यांश में पढ़ सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है, बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण क्या है? शिक्षा प्रणाली, या फिर धर्म प्रणाली, या फिर जीवन प्रणाली, या फिर राजनैतिक प्रणाली? तो आप यहाँ पर देखेंगे, आप गद्यांश को पढ़िएगा, वैसे भी आप समझ सकते हैं कि बेकारी की समस्या का अपने यहाँ जो प्रमुख कारण है वो है अपने यहाँ की शिक्षा प्रणाली। क्योंकि शिक्षा प्रणाली कुछ इस तरीके की है, जैसे हम अपने शहर में देखें, अपने गांव में देखें, तो एक पैटर्न बना होता है कि हमने इंटर कर लिया है, या तो हम साइंस साइड से करेंगे या तो आर्ट साइड से करेंगे, उसके बाद हम बीए करेंगे या बीएससी करेंगे, फिर एमए करेंगे या एमएससी करेंगे। उसके बाद हमें समझ में नहीं आता है कि हमें करना क्या है। तो ये शिक्षा प्रणाली का ये सबसे बड़ा दोष है कि वह ऐसा कर ही नहीं पा रही है, व्यवहारिक तथ्य पर या फिर व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित ही नहीं हो पा रही है। ये कह सकते हैं कि हस्तकला जो होता है उस पर जो है बेहतर काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बेकार जो है यानी कि जो लोगों में बेकारी जो है वो बहुत अधिक मात्रा में हो रही है। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ग काम की तलाश में गांव से शहर आता है? अक्सर आप देखते होंगे अपने गांव में बहुत अधिक मात्रा में ऐसे वर्ग हैं, ऐसी संख्या है लोगों की जो काम की तलाश में जो है गांव से शहर की तरफ जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें उचित काम नहीं मिल पाता है। तो ये होते हैं अशिक्षित वर्ग। इसके बाद है पांचवा प्रश्न, संशोधन में उपसर्ग कौन सा प्रयोग हुआ है?
संशोधन का जब आप विच्छेद करेंगे ये होगा सम प्लस शोधन, तो इसका जो उपसर्ग होगा ये होगा सम। सम प्लस शोधन मिलकर बनता है संशोधन। अगला प्रश्न, तोता डाली पर बैठा है। जब भी किसी भी चीज़ पर किसी का अधिकार होता है वहाँ पर होता है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में क्या होता है, जैसे में, पे, पर, इसमें जो होता है अधिकरण होता है। जैसे तोता डाली पर बैठा है, या फिर जो है फल जो है डोलची में है। तो इस तरीके के जो उदाहरण होते हैं वो अधिकरण से संबंधित होते हैं, या फिर कह सकते हैं अधिकरण तत्पुरुष से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। इनमें से एक शब्द है स्त्रीलिंग, बाकी सभी जो है पुल्लिंग होते हैं। जब भी आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग निकालना हो तो आप उस शब्द का किसी वाक्य में प्रयोग करके देख लिया करिए। जैसे धुआं उड़ रहा है, ये है पुल्लिंग। भत्ता जो है बढ़ रहा है, या फिर महंगाई भत्ता जो है बढ़ रहा है, ये भी पुल्लिंग है। धावा या फिर हमला कर सकते हैं कि दुश्मनों ने धावा कर दिया, या फिर दुश्मनों ने हमला कर दिया, ये भी पुल्लिंग हो गया। लेकिन संध्या हो गई है, यह जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न, चिड़िया शब्द का प्रयोग जो है बहुवचन में कैसे होता है। जैसे जो चिड़िया शब्द होती है, जब इसके ऊपर आप चंद्रबिंदी लगा देते हैं तो ये चिड़ियाँ हो जाती हैं और यह जो है बहुवचन हो जाती है। तो चिड़िया का बहुवचन जो होता है वो चिड़ियाँ होती हैं। अगला प्रश्न, अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अनंत शब्द का जब संधि विच्छेद हम करने जाते हैं ये होता है अन प्लस अंत। अन प्लस अंत मिलकर बनता है अनंत। ये हलंत लगने का मतलब होता है जो इसके पीछे का अ होता है वो गायब हो जाता है। जैसे क शब्द जो बनता है क हलंत प्लस अ से मिलकर क बनता है। वैसे कोई भी वर्ड होता है जो न है, न हलंत प्लस अ मिलकर न बनता है, जब पीछे से अ गायब हो जाता है तो ये हलंत के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद जब दूसरे शब्द का हमारा ये आ कर इसमें मिल रहा है तो ये हो जाता है अनंत, यानी यह न पूरा हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा अन प्लस अंत होता है अनंत। अगला प्रश्न, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या है। जब भी ऐसे शब्द आते हैं जहाँ पे आधा श होता है, चाहे एक मूर्धन्य श हो, छोटा सा हो या फिर बड़ा सा हो, ऐसे यहाँ पर जो होता है अक्सर आप देखेंगे होता है विसर्ग संधि। दुह प्लस प्रकृति जो होता है ये होता है दुष्प्रकृति। अगला प्रश्न, नीलगाय शब्द में कौन सा समास है। नीलगाय शब्द का जब आप समास करेंगे ये होता है नीली है जो गाय, अर्थात कर्मधारय जो समास होता है ये उसका उदाहरण है। नीली है जो गाय, इसमें होता है कर्मधारय समास। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। त्रिभुज भर में शब्द में कौन सा समास होगा। जब भी किसी शब्द में आगे कोई संख्या लिखी हो तो वहाँ पर होता है द्विगु समास। संख्यावाचक जो शब्द होते हैं वे द्विगु समास होते हैं। केवल कुछ शब्दों को छोड़कर जो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वो होते हैं बहुब्रीहि समास, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज जो है वो द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। यानी इसमें से चारों शब्द में से एक शब्द केवल ऐसा है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। लालिमा में कोई उपसर्ग नहीं है। 10 प्लस अक में दशक में भी कोई उपसर्ग नहीं है। कारीगर में भी उपसर्ग नहीं है। लेकिन पराजय में जो है ये उपसर्ग है। परा प्लस जय जो होता है ये होता है पराजय, या फिर परा प्लस दर्श होता है परादर्श, परा प्लस मर्श होता है परामर्श। तो यहाँ पे परा प्लस परा के साथ जो जय जुड़ा है ये हो गया पराजय। परा प्लस जय पराजय। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाले शब्द परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और परीक्षाओं में अक्सर पूछ ली जाते हैं। आशीर्वाद जो शब्द होता है अभी आप देखेंगे तो आपको ये भी सही लगेगा, आपको ये भी सही लगेगा। हालांकि इन दोनों में ब का प्रयोग हुआ है, आप इसे आसानी से हटा सकते हैं। लेकिन जब आप इसका उच्चारण करें, उच्चारण के माध्यम से आप शब्द को पहचानने का प्रयास कीजिए। जैसे आशी, उसके बाद र का उच्चारण हो रहा है, इसका मतलब आशी पहले होगा, उसके बाद र का उच्चारण हो रहा है, इसका मतलब र जो है उसके बाद वाले वर्ण के ऊपर जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा आशीर्वाद। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। यानी इन चारों में से एक ही वाक्य ऐसा है जो शुद्ध है। तो यहाँ पर सभी शब्दों में वाक्यों में प्राण शब्द का उपयोग हुआ है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो प्राण शब्द होता है ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। प्राण एक वचन में कभी भी उपयोग इसका नहीं होता है। तो मेरा प्राण नहीं, प्राण के पहले जो शब्द प्रयोग होगा वो भी बहुवचन होना चाहिए। मेरा या फिर मेरे जो होता है वो एक वचन होता है, इसलिए मेरे प्राण निकल गए
यह वाक्य एकदम सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ये हवा का पर्यायवाची नहीं है। हवा का पर्यायवाची होता है अनिल होता है, मारुत होता है, पवन होता है। तो ये सभी जो है हवा के पर्यायवाची हैं। जैसे मारुति नंदन हनुमान जी को कहा जाता है, पवन पुत्र कहा जाता है, अनिल भी होता है। लेकिन जो ये अनल होता है ये आग का पर्यायवाची होता है। आग हो गया, हुताशन हो गया, ज्वाला हो गया, ये सब जो हैं आग के पर्यायवाची होते हैं। तो इसका सही उत्तर अनल होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। आप देखेंगे जो कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं अक्सर इनके पीछे ज लगा होता है। यानी जो जल का पर्यायवाची आप पढ़िए उसके बाद पीछे ज लगा दीजिए, वो हो जाएगा कमल का पर्यायवाची। अगर जल का पर्यायवाची है उसके पीछे आप द लगा दीजिए तो वो हो जाएगा बादल का पर्यायवाची। जैसे जलज, जल हो गया ये पानी का पर्यायवाची, पीछे अगर ज लगा दें जलज हो जाएगा तो वो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। अगर पीछे द लगा दें जलद हो जाएगा तो वो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो इनमें से पूछा है कौन सा जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो ये है अमीय। अरविंद, सरसिज, शतदल ये सभी जो हैं कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो अमीय है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है। इनमें से कौन सा शब्द है जो अनभिज्ञ का विलोम होता है। अनभिज्ञ का मतलब होता है जो किसी चीज़ से भिज्ञ यानी कि छुपी ना हो, जो सभी चीज़ जानता हो। अनभिज्ञ ही होता है। भिज्ञ तो विपरीत होगा, वो होता है अभिज्ञ। अभिज्ञ अ लगने का मतलब हो जाता है किसी शब्द के पहले वहाँ पे नहीं का उच्चारण होने लगता है। अ अगर लग गया तो नहीं हो जाता है। अनभिज्ञ का जो विलोम होगा वो होगा अभिज्ञ। अगला प्रश्न, समष्टि शब्द का विलोम क्या होगा। समष्टि का विलोमार्थी शब्द है व्यष्टि। समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है। विशिष्ट का होता है सामान्य, अशिष्ट का होता है शिष्ट और अपुष्टि का होता है पुष्टि। अगला प्रश्न, जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द क्या है। यानी जो पहले कभी न हुआ हो, इसके लिए जो सबसे शुद्ध शब्द होता है वो होता है अभूतपूर्व। जैसे कहते हैं ना ये बहुत ही अभूतपूर्व चीज़ है, यानी जो इससे पहले कभी हुआ ही नहीं था वो घटना हो जाती है तो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। अद्वितीय होता है यानी कि जो सबसे अनूठा हो, सबसे निराला हो, जो अनुपम हो, अनोखा हो, उसे अद्वितीय कहते हैं। यानी जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, वो दुनिया में केवल एक ही हो। जैसे ताजमहल है दुनिया में एक ही है, वो अद्वितीय है, अनूठा है, निराला है, अनुपम है। अगला प्रश्न, जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो जिसमें जानने की इच्छा होता है उसे कहते हैं जिज्ञासु। जो बच्चे होते हैं आप देखते होंगे बहुत जिज्ञासु होते हैं, वो प्रत्येक चीज़ के बारे में सब चीज़ जानना चाहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं। जलचर वो होते हैं जो जल में रहते हैं, जल में रहने वाले जीव जो होते हैं वो जलचर होते हैं। जितेंद्रिय होते हैं जो अपनी इंद्रियों को जीत लेते हैं। अगला प्रश्न, घड़ी में तौला घड़ी में माशा, यानी घड़ी में तौला घड़ी में माशा, यानी एक घड़ी में तौला दूसरी घड़ी में माशा, यानी समय समय पर जो है वो अपना जो है वो बदलता रहता है। जो जैसे जरा सी बात पर खुश होना और जरा सी बात पर नाराज़ हो जाना, यह इसका जो है अर्थ होता है घड़ी में तौला घड़ी में माशा का। यानी एक समय आप तुरंत खुश हैं, जरा सी बात हुई आप दुखी हो जाते हैं या फिर नाराज़ हो जाते हैं, तो उसी के लिए कहा गया है घड़ी में तौला घड़ी में माशा, यानी जरा सी बात पर खुश होना और जरा सी बात पर नाराज़ हो जाना। अगला प्रश्न, चैन की बंसी बजाना, यानी एकदम फुर्तर होगा मौज करना। चैन की बंसी बजाना मतलब मौजा ही मौजा, एकदम मौज ही मौज है आपके जीवन में, आप चैन की बंसी बजा रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। अगला प्रश्न, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध होती है। तो ब्रज भाषा में हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो अपने काव्यों को ब्रज भाषा में लिखते हैं। ब्रज भाषा राजभाषा नहीं है, ना ही राष्ट्रभाषा है, ना ही तकनीकी भाषा है। यह एक काव्य भाषा है। जो ब्रज के कवि होते हैं वो ज़्यादातर कवि जो है ब्रज भाषा में ही अपने काव्य को लिखे हैं। अगला प्रश्न, सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी। यानी इनमें से कौन से हैं जिन्होंने आत्मकथा लिखी थी वह भी हिंदी में सबसे पहले। तो ये हैं श्याम सुंदर दास।
श्याम सुंदर दास जी जो है इन्होंने हिंदी में सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखी थी। इससे पहले किसी ने हिंदी में अपनी आत्मकथा नहीं लिखी थी। अगला प्रश्न, छह वर्ण का योग किस मतलब वर्णों से मिलकर बनता है? जैसे चार जो संयुक्त अक्षर होते हैं, छ, तरंग, और जो स्रा होता है, ये जो दो दो वर्ण से मिलकर बनते हैं। जैसे छ हो गया, आप इसमें देखेंगे सबसे पहले क का उच्चारण होता है, क छ, यानी जो इसका सही उत्तर होगा क हलंत होगा और छ होगा। यही हलंत वाला हट जब जाके उसमें जुड़ेगा छ में, वो छ हो जाएगा। अगला प्रश्न, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? यानी जैसे देखें उच्चारण स्थान के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का मुख है और ये उसका गला है, तो गले में होता है कंठ, कंठ से होता है क का उच्चारण। इसके ऊपर होता है तालु, तालु से होता है च वर्ग का उच्चारण। इसके ऊपर होता है मूर्धा बगल में, मूर्धा से ट वर्ग का उच्चारण होता है। फिर दंत होता है, दंत से जो है त वर्ग का उच्चारण होता है। फिर होष्ठ होता है, होष्ठ से जो है प वर्ग का उच्चारण होता है। ये उच्चारण का क्रम जो है निश्चित होता है, आप इस क्रम को ध्यान में रखिए। कंठ से क वर्ग, तालु से च वर्ग, मूर्धा से ट वर्ग, दंत से जो है त वर्ग और होठ से प वर्ग का उच्चारण होता है। तो पूछा है यहाँ पे च और छ के बारे में, तो इसका सही उत्तर होगा तालु। अगला प्रश्न, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? जुगुप्सा का अर्थ होता है विभेष या फिर घृणित। कोई भी ऐसी घटना जिसे देखकर आपके अंदर बहुत घृणा उत्पन्न हो जाए, उसे कहते हैं विभत्स या फिर कह सकते हैं घृणित घटना। तो जो जुगुप्सा होता है इसका स्थायी भाव, ये स्थायी भाव है विभत्स रस का। अगला प्रश्न, प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। यानी जो इसमें जो ये दिया है, इसमें जो है क्या इसमें रस का किस रस का प्रयोग हुआ है उसको पूछा हुआ है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। यानी इसमें जो है प्रभु श्री राम जी खग यानी पक्षी, मृग यानी हिरण, मधुकर यानी जो भंवरे होते हैं, इन सबसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है जिसकी आंखें मृग के समान हैं। यानी क्या तुम लोगों ने मेरी मृगनयनी सीता को देखा है? यानी श्री राम जी यहाँ पे सीता माता से बिछड़ गए हैं, वो उन्हें ढूंढ रहे हैं। जब भी बिछड़ने का भाव आता है तब वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है, और जब भी मिलने का भाव आएगा वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होगा। पथभ्रष्ट समास में चिन्हित कीजिए। यानी पथभ्रष्ट में कौन सा समास है इसे हमें बताना है। पथभ्रष्ट का अर्थ होता है पथ से भ्रष्ट, यानी जो अपने मार्ग से भटक गया हो उसके कहते हैं पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष में भी यह अपादान तत्पुरुष है। जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होता है वहाँ पे अपादान होता है, और चूंकि अपने पथ से अलग होने का भाव आ रहा है यानी पथ से भ्रष्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो ये हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, दिवा सवार का समय है। यानी धीरे धीरे जो है दिन जो है ढलने वाला है। मेघमय आसमान से उतर रही है, यानी बादल रूपी जो आसमान है उससे उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी सी, वह जो है संध्या जो है सुंदरी परी, एक सुंदर परी सी धीरे धीरे, यानी मेघमय आसमान से कोई जो सुंदर परी सी उतर रही है। तो यहाँ पर एक तरीके से जो है मानव का रूप दिया जा रहा है, मानवीकरण। कोई भी जब निर्जीव चीज़ को मानवीय घटना के रूप में दर्शाया जा रहा हो, यानी कोई चीज़ धीरे धीरे आसमान से उतर रही है, तो यह तो एक मानव का गुण हो दिखा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है मानवीकरण अलंकार होगा। अगला प्रश्न, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों बिच्छू लेकर स्वर्ण झनक। ले चला मैं तुझे साथ कनक, ज्यों बिच्छू। देखिए जब भी किसी वाक्य में जब आपको वहाँ पे अलंकार पूछा जाए, जब भी वाक्य के बीच में ज्यों, जनहु जानो, मनहु मानो या फिर ज्यों का प्रयोग होता है, वहाँ पर हमेशा जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की यही पहचान होती है कि वाक्य के बीच में जनहु जानो, मनहु मानो, ज्यों ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो यही 5 से 6 शब्द हैं जो जिनका प्रयोग होता है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, कुछ संयुक्त वाक्य के रूप में परिवर्तित करने पर सही उत्तर क्या होगा? अभी तक तो यह जो है मिश्र वाक्य के रूप में है क्योंकि फिर भी का प्रयोग हुआ है। तो जब संयुक्त वाक्य के रूप में हम इसे प्रदर्शित करने जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा
इसका सही उत्तर पहला हो जाएगा। वह पंडित है किंतु हठी है। तो अर्थ भी ना बदलने पाए और वाक्य का परिवर्तन भी हो जाए, तो इसका सही उत्तर होगा वह पंडित है किंतु हठी है। अगला प्रश्न, निम्न शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। यानी ये जो शब्द है इसमें जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है उसको पहचानना है। मच्छरदानी शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मच्छरदानी के शब्द का जब आप विच्छेद करेंगे तो ये होगा मच्छर प्लस दानी, यानी इसमें जो प्रत्यय का प्रयोग होगा वो दानी प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्याग्रह होता है सत्य के लिए आग्रह, यानी कोई ऐसा आग्रह जो सत्य के लिए हो, जो जनता के बीच में हो, जनता द्वारा पुकारा गया हो, सत्य के लिए आग्रह। जैसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था, तो ये होता है सत्य के लिए आग्रह। इसका जो विच्छेद होगा सत्य प्लस आग्रह होगा। अगला प्रश्न, तिलक जो है किस प्रकार का शब्द है? तिलक जो है किस प्रकार का शब्द है? बहुत से ऐसे शब्द थे जो संस्कृत से हूबहू हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं। जो संस्कृत भाषा के शब्द हूबहू हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है, और जिनका अर्थ परिवर्तित हो गया है वो तद्भव कहे जाते हैं। और इसके साथ साथ कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने देश में जिनका जन्म ही अपने देश में हुआ है वो देशज होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संकर कहा जाता है। यानी दो तरीके के भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है। अगला प्रश्न, फूल का तत्सम क्या है? फूल को पुष्प कहा जाता है। जो पुष्प शब्द है प्रसन्न है, सुमन है, कुसुम है, ये सभी जो हैं फूल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का जो यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे एक शब्द भरना है, स्वयं में बड़ा काम है। यानी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन जो होता है वो स्वयं में एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि पूरे विश्व से जो। अगला प्रश्न, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आ रहा है, यहाँ पे जो कोई शब्द है आप देखेंगे यह किसी भी चीज़ को निश्चित नहीं कर पा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति तो आ रहा है लेकिन यह निश्चित नहीं हो पा रहा है कि वह कौन है। यानी यहाँ पर जो कोई शब्द प्रयोग हुआ है इसका जो है अनिश्चित के रूप में हुआ है, तो यहाँ पर होगा अनिश्चयवाचक शब्द, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हैं इसे, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन शब्द जो होता है ये विशेषण है, और कैसा विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण है। जब कोई भी चीज़, कोई भी शब्द किसी की विशेषता के बारे में वर्णन करता है तो वहाँ पर गुणवाचक जो होता है सर्वनाम होता है, या फिर कह सकते हैं गुणवाचक जो है विशेषण होता है। जैसे यहाँ पे जो प्राचीन शब्द है वो यह बताने का प्रयास कर रहा है कि कोई भी चीज़ बहुत ही पुरानी है या फिर बहुत ही लंबे समय की है, यानी वह प्राचीन है। तो यह उसके गुण के बारे में बता रहा है। कोई चीज़ कितना नया है, पुराना है, उसका रंग कैसा है, काला है, गोरा है, सफ़ेद है, नीला है, आसमानी है, या फिर मजबूत है, कठोर है, कोमल है, नरम है। तो ये भी जो भी गुण बताने वाले शब्द होते हैं ये गुणवाचक विशेषण होते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पर जो है इसको अरेंज करना है, वाक्य बनाना है। जैसे कुल मिलाकर आत्मरक्षा जो है, इसके बाद यहाँ पे आपको देखना होगा इसके बाद कौन सा। कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग, यानी कि सबसे पहले वह आ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा चौथा। पहले वह आएगा, फिर यह, फिर र, फिर ल। यानी कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर चौथा होगा। जब भी इसको अगला प्रश्न वो भी कुछ इसी तरीके से है। सामाजिक जीवन में, इसके बाद इसे अरेंज करना है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बार बार पड़ती है, ये बात तो सही है। इसके बाद यह आ सकता है, इसके बाद क्या ला आएगा। सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बार बार पड़ती है, यदि क्रोध ना हो तो इसके बाद ये ला भी आ रहा है।
तो मनुष्य के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चीर निवृत्ति का उपाय ही न कर सकें। तो यानी जो इसका पहला ही ऑप्शन है यह ल र व यही सही है। यानी सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बार बार पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चीर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। इसका सही उत्तर पहला होगा। अगला प्रश्न, भाव युक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। यानी जी अंग्रेजी का शब्द दिया है, इसका अंग्रेजी का वाक्य है, इसका सही अनुवाद क्या होगा। यह एक जो है फ्रेज है, आई वॉज ओवरजॉयड, यानी मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया। इसका सही उत्तर होगा। यह एक मुहावरा है जिसे अंग्रेजी में फ्रेज कहते हैं, आई वॉज ओवरजॉयड, यानी मेरा दिल बाग बाग हो गया। अगला प्रश्न, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। जब भी कोई किसी को आशीर्वाद देता है तो वहाँ पर होता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य होता है जैसे कोई व्यक्ति किसी को जो आशीर्वाद देता है वो अपनी इच्छा से देता है। भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, यह इच्छावाचक वाक्य होता है। कोई भी मनोकामना की जाती है तो वह भी इच्छावाचक होती है। अगला प्रश्न, तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी के हैं उर्वशी समान। यानी यहाँ पे 3 बार उर्वशी शब्द का प्रयोग हुआ है। पहली बार ये जो उर्वशी का प्रयोग हुआ है, ये जो इंद्रलोक की उर्वशी यानी कि जो सबसे सुंदर वहाँ पे नृत्यांगना थी वह उर्वशी है। सुन के राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी, यहाँ पे मोहन की उर्वशी के बारे में बात हो रही है, ये दूसरी उर्वशी है। और यहाँ पे जो है उर्वशी यानी जो गले की माला है उसके बारे में बता रहा है कि जो गले की माला है वो उर्वशी है। तो यहाँ पे 3 बार उर्वशी शब्द का प्रयोग हुआ है और तीनों बार इसके अलग अलग अर्थ निकल कर आ रहे हैं। जब भी कहीं पे ऐसी घटना होती है कि बार बार एक ही शब्द का प्रयोग हो रहा है और प्रत्येक बार उसका अर्थ जो है अलग अलग हो रहा है, तब वहाँ पर होता है यमक अलंकार। तो इसका सही उत्तर होगा यमक अलंकार। अगला प्रश्न, जिहि सुमिरत सिद्धि होई, गगनायक कविवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त में कौन सा छंद है। जैसे आप इसको पढ़ेंगे तो मात्राओं को कैसे गिना जाता है उसके बारे में आपको जानना होगा। जब छोटी मात्रा होती है तब एक मात्रा गिनी जाती है, जब बड़ी मात्रा होती है तो 2 मात्रा गिनी जाती है। तो आप जैसे देखेंगे यहाँ पे भी छोटी मात्रा है, यहाँ पे भी छोटी मात्रा है, तो इसको आप गिनेंगे तो देखेंगे कि इसमें 13 मात्राएँ आएंगी, इसमें 11 आएगा, इसमें 13 आएगी, इसमें 11 आएगा। तो ये होता है सोरठा। सोरठा जो है दोहा का उल्टा होता है। दोहा में जो है 11 13 11 13 होती है और सोरठा में 13 11 13 11 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है। तो मात्रिक छंद दोहा है। दोहा में अभी हमने बताया कि 11 13 11 13 होता है, यानी पहले 11 मात्राएं होंगी, फिर 13, फिर 11, फिर 13। उसके बाद चौपाई जो होता है वो प्रत्येक 4, इसमें जो है 4 होते हैं, तो चारों में जो है 16 16 मात्राएं होती हैं। 16 16 मतलब प्रत्येक चरण में मात्रा होती है। तो चौपाई हो गई। रोला के बारे में हमने अभी बताया और सोठा के बारे में भी अभी हमने बताया है। अगला प्रश्न, यहाँ पे रोला के बारे में अगर आप जानना चाहें तो रोला जो होता है प्रत्येक जो विषम होगा उसमें जो है चरण की संख्या निश्चित नहीं होती है। प्रत्येक विषम चरण में 11 मात्राओं का प्रयोग होगा और प्रत्येक जो सम चरण होगा उसमें 13 मात्राओं का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। यानी भाषा के संबंध में पूछा है, इसमें से कौन सा गलत है विशेषता है। भाषा परिवर्तनशील है, भाषा बिल्कुल परिवर्तनशील है। समय के हिसाब से या फिर स्थान के हिसाब से भाषा बदलती रहती है। भाषा पैतृक संपत्ति है, इसको बाद में देखते हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, बिल्कुल होती है। भाषा जो है समाज द्वारा अर्जित की जाती है। कोई भी बालक या फिर कोई प्राणी जिस समाज में रहता है उसी भाषा को सीख लेता है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, यह भी सही बात है। हमारे घर में जो बच्चे होते हैं वो अपने से बड़ों की भाषा को सुनकर उसे समझकर उसे धीरे धीरे अनुकरण करने लगते हैं, वही दोहराने लगते हैं। भाषा कभी भी पैतृक संपत्ति नहीं होती है।
यानी कह सकते हैं कि भाषा जन्मजात नहीं होती है। कोई हिंदी भाषाई माता पिता का जो बच्चा हो उसे जन्म के बाद ही ले जाकर आप ऐसे परिवार में रख दे जहाँ पर केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता हो, तो वह बच्चा जन्म से ही अंग्रेजी बोलना प्रारंभ कर देता है। इसलिए कह सकते हैं कि भाषा का संबंध समाज और वातावरण से होता है, न कि पैतृक संपत्ति से। अगला प्रश्न और आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है, इसमें से कौन सा भक्तिकालीन कवि नहीं है? इनमें से 4 कवियों में से एक कवि ऐसे हैं जो भक्तिकालीन नहीं है। सूरदास जी भक्तिकालीन हैं, तुलसीदास भी भक्तिकालीन हैं, जो कबीरदास जी हैं ये निर्गुण भक्ति से हैं, ये भी भक्तिकालीन है। लेकिन जो बिहारी हैं ये भक्तिकालीन नहीं है। बिहारी सत्साई इनकी सबसे प्रमुख रचना है। तो ये थे आज हिंदी के 50 प्रश्न। जो वीडियो जो री एग्जाम परीक्षा होने वाली है 2018 वाली, उससे संबंधित ये हमारा प्रैक्टिस सेट था। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप जो है हिंदी के ये यूपी SSSC में बार बार परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न पर आधारित है। यूथ कंपटीशन का ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।